नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे की। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं। केजरीवाल यहां पर एक रोड शो करेंगे। देहरादून और हल्द्वानी के बाद केजरीवाल का हरिद्वार में तीसरा रोड शो होगा। आप नेताओं का कहना है कि रोड शो के माध्यम से पार्टी अपनी ताकत का एहसास कराएगी। रोड शो के अलावा केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, साथ ही कुछ लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। इसी हफ्ते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी उत्तरकाशी में आकर रोड शो कर चुके हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा का हिस्सा है, जहां से पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल चुनाव लड़ेंगे। तो आज हरिद्वार के दौरे पर केजरीवाल पहुंच रहे हैं। हरिद्वार धार्मिक नगरी है और ऐसे में यहां से समूचे उत्तराखंड में एक मैसेज देने की आम आदमी पार्टी कोशिश जरूर करेगी। और अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पर देहरादून हल्द्वानी में इससे पहले रोड शो तमाम नेता कर चुके हैं। कुछ लोगों को पार्टी भी ज्वाइन कराई जाएगी। और सीधे चलते हैं देहरादून, जहां से मौजूद है हमारी संवाददाता भारती सकलानी, जो आज के इस रोड शो पर नजर बनाए हुए हैं। भारती, कितने बजे केजरीवाल वहां पर पहुंचेंगे और क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है? सुबह 10:30 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे अनुपम, और उसके बाद सीधे हरिद्वार का रुख करेंगे। वहां पर एक होटल में मुलाकात उन्होंने करनी है। इसके बाद उनका रोड शो का कार्यक्रम है, जो कि तकरीबन 2 बजे के आसपास शुरू होगा परशुराम चौक से। फिर वो रोड शो के बाद ज्वाइनिंग करवाएंगे कुछ लोगों की पार्टी में। तो इस तरीके से ये देखा जा सकता है कि आज का जो ये रोड शो होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल का, शक्ति प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी का। इससे पहले हमने देहरादून में देखा था और हल्द्वानी में भी देखा था, जब रोड शो कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। और हर बार उन्होंने कोई ना कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर की है। आध्यात्मिक राजधानी की चाहे हम बात कर ले, या फिर कोठियाल को उन्होंने सीएम फेस घोषित किया था, ये बात हम कर ले। तो आज का जो ये रोड शो होने जा रहा है, हरिद्वार से एक बड़ा मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करेंगे और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी जान फूंकने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। बिल्कुल भारती, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। भारती सकलानी हमारी संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे और उनका यहां पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी उत्तर प्रदेश दौरे पर गए थे, जहां परिसंपत्तियों को लेकर सबसे बड़ा फैसला हुआ और जो 21 सालों में नहीं हुआ वो धामी सरकार ने करके दिखाया। सीएम धामी भी लखनऊ से खटीमा होकर पिथौरागढ़ पहुंचे और देहरादून पहुंचे, जिसके बाद उनका यहां पर जोरदार स्वागत हुआ। पहले एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया और फिर सीएम धामी के स्वागत में रोड शो निकाला गया। देहरादून में सड़कों पर सीएम ने जनता का अभिवादन किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ भारी भीड़ मौजूद रही और बाइक रैली भी सीएम के रोड शो के साथ चलती रही। सीएम धामी ने अपने लखनऊ दौरे को ऐतिहासिक बताया और उसके लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया। 21 साल से जो हमारी परिसंपत्तियों का जो बंटवारे का जो प्रकरण था वो लगातार चलता रहा। पिछले कई वर्षों से उसमें बैठकें भी हुई। मैं विगत 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तराखंड के बीच में वहाँ पर बैठक हुई। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उत्तराखंड की जनता को भी इस काम के लिए मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। पूरे विधि विधान के साथ शनिवार शाम ठीक 6:45 पर कपाट बंद हो गए। भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर बद्रीनाथ धाम के मंदिर को भव्यता के साथ सजाया गया और हजारों तीर्थयात्री कपाट बंद होने के साक्षी बने। ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए थे और बद्री विशाल के जयकारे के बीच कपाट बंद हुए और भगवान की डोली को शीत गद्दी स्थल के लिए रवाना किया गया। न्यूज़ 18 संवाददाता नितिन सेमवाल बद्रीनाथ में रहे और हर पल की खबर आप तक पहुंचाई। देखिए, बहुत खुले दर्शन हो रहे हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं हो रही यहाँ पे। ठंड नहीं है, सुबह शाम की ठंड जरूर है, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्री नारायण। कोविड का वजह से थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन उसकी वजह कोई दिक्कत नहीं। दर्शन बहुत सुंदर हैं और मिलिट्री वालों की बड़ी सेवाएं हैं यहाँ। बहुत प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और प्रशासन की व्यवस्था की वजह से बहुत सुंदर दर्शन है। आज प्रभात में भगवान फूलों के श्रृंगार में थे। आज न तो कोई हीरे के हार, न सोने के मुकुट,
न मोतियाँ न चांदी, सब कुछ फूलों का। बस सायंकालीन पूजाएं प्रारंभ हुई लगभग 4 बजे से और ठीक 5:30 बजे तय मुहूर्त पर महालक्ष्मी जी भगवान के मंदिर में आई हैं। परंपरा अनुसार श्रीमान रावल जी ने और स्त्री वेश धारण किया, सखी बन के और गोद में लक्ष्मी जी को लेके भगवान नारायण की सेवा में रखा। साथ ही कुबेर जी पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान किए, आज बामणी गांव में रहेंगे। गरुड़ जी जोशीमठ के लिए प्रस्थान किए और उद्धव जी पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान किए। बद्रीनाथ धाम के धर्म अधिकारी जी मौजूद हैं, अपर धर्म अधिकारियों के साथ साथ वेद पाठी जी मौजूद हैं और बद्रीनाथ धाम के जय जयकार के साथ ही आखिरकार जिसका सबको इंतजार था, भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और अब इसके साथ ही उत्तराखंड में स्थित चारों धाम की यात्रा भी संपन्न हो गई है। इस बार बद्रीनाथ धाम में लगभग 1,97,000 जो यात्री थे उन्होंने दर्शन किए हैं। कोरोना महामारी की वजह से समय पर यात्रा शुरू नहीं हो पाई, सितंबर में यात्रा शुरू की गई, लेकिन आंकड़ा फिर भी 2 लाख के आसपास था, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, जो अपने आप में देवस्थानम बोर्ड के लिए संतुष्ट करने वाले आंकड़े हैं। हम आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। और आइए अब बात करते हैं हरिद्वार की झबरेड़ा सीट की, जहां इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक होने जा रहा है। सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में है और कांग्रेस बीजेपी दोनों ही जोर आजमाइश करने में जुट गई हैं। झबरेड़ा को 2009 में विधानसभा का दर्जा मिला था। राज्य बनने के बाद भी मंगलौर और इकबालपुर विधानसभा में ये क्षेत्र जोड़ा गया था, जिसमें बसपा का ही कब्जा रहा है। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने सीट पर जीत हासिल की, लेकिन यहां आज तक कांग्रेस अपना खाता विधानसभा में नहीं खोल पाई है। वहीं एक बार फिर कांग्रेस के स्थानीय नेता जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। 2017 का चुनाव लड़ा, जो निश्चित रूप से जीत तय थी, लेकिन ऐसी स्थिति बन के आई है कि मैं फिर थोड़ी सी वोटों से मैं हार गया। तो आगे भी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी है और मैं समझता हूँ 2022 में विधानसभा झबरेड़ा हम जीत रहे, कांग्रेस पार्टी जीत रही। झबरेड़ा विधानसभा में सबसे ज्यादा किसानों की संख्या है और इलाके को औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। वहीं बीजेपी से विधायक देशराज कर्णवाल का कहना है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद विधानसभा में काफी विकास हुआ है। हालांकि टिकट को लेकर कहा है कि इस पर हाईकमान फैसला करेगा। कि जब मैं विधायक बना तो क्षेत्र में खड्डे खड्डे थे, सड़क नाम की चीज़ नहीं थी। आज एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने मेरे द्वारा किया गया है। झबरेड़ा का किंग कौन होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन दावे अभी से ही शुरू हो गए हैं और कांग्रेस अपना खाता खोलने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। वहीं बीजेपी भी अपनी सीट बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। रुड़की से मनोज जुयाल, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। सचिवालय में राज्य निर्वाचन के अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग की बैठक हुई, जिसमें सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की बात कही गई। रैलियों और नेताओं के कार्यक्रमों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। इलेक्शन के प्रति हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, चाहे वो फोर्स के डिप्लॉयमेंट के संबंध में हो या कि आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में हो, हर एक पे काम चल रहा है। और जो भी इलेक्शन रैलीज होंगी, जैसे भी होगी, उनकी पूरी हमारी तरफ से पूरी तैयारी रहेगी, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ऋषिकेश से खबर है, पीएम मोदी के किसान कानून रद्द करने की घोषणा के बाद उत्तराखंड में आंदोलित तीर्थ पुरोहित में नई उम्मीद जगी है। लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए तीर्थ पुरोहित आंदोलित हैं। वहीं तीर्थ पुरोहित संगठनों का कहना है कि अगर देवस्थानम बोर्ड रद्द नहीं किया गया तो वे विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे। इनका सत्र चाहे देहरादून में हो और चाहे गैरसैंण में हो, तो भराड़ी सैंण में पूरा भराड़ी सैंण करके मतलब इनका घेरा जाएगा। खबर रुड़की से है। पुलिस ने 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 7 बाइक बरामद की हैं। सभी आरोपी सहारनपुर और हरिद्वार के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक इनकी निशानदेही पर अन्य बाइक भी बरामद करने की कोशिश की जा रही है।
आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। तो गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। आरोपियों पर बाइक चोर गैंग का पुलिस ने यहां पर खुलासा किया है। हम लोगों के द्वारा एक गैंग इसमें पकड़ा गया था, जिससे करीब हम लोगों के द्वारा 7 वाहन अभी तक रिकवर किए जा चुके हैं और भी वाहन इसमें संभावना है कि करीब हम और वाहनों को भी इसमें जल्दी रिकवर कर लेंगे। 4 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं, जिनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी है। उनके खिलाफ संगीन धाराओं में जो मुकदमा है वो अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई। विधानसभा चुनाव को लेकर बागेश्वर में धीरे धीरे ताप बढ़ने लगा है और टिकट के दावेदारों ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है और इसमें महिला दावेदार भी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर जिले में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव लड़ने के लिए पुरुषों के साथ ही महिला दावेदार भी सामने आने लगे हैं। बागेश्वर जिले में अब तक 3 महिला दावेदार सामने आ चुके हैं और प्रचार प्रसार के जरिए इलाके में माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में यहाँ बागेश्वर विधानसभा से किसी ने दावेदारी नहीं की, तो अभी हमारी 2 जनों की दावेदारी है। कपकोट से मेरी दावेदारी है और बागेश्वर विधानसभा से दीपा आर्या जी की दावेदारी है और महिलाओं को कहीं न कहीं सदन में कुछ न कुछ निश्चित आरक्षण भी मिलना चाहिए। कांग्रेस से महिला सेवा दल की जिला अध्यक्ष सुनीता टमटा दावेदार हैं और उनका मानना है कि आधी आबादी को पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा आर्य भी टिकट की दावेदार हैं। जब से हमारा राज्य बना है तब से हमने नहीं देखा कोई भी महिला ने यहाँ से दावेदारी की है। तो बागेश्वर विधानसभा से इस बार महिला को पार्टी अगर विश्वास करती है तो यहाँ से मैं अपनी दावेदारी पेश कर रही हूँ। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी से मैंने दावेदारी की है और मैं अपने संगठन से मैंने प्रार्थना निवेदन किया है कि इस बार मैं एक अनुसूचित जाति की महिला हूँ, मुझे टिकट मिलना चाहिए। 1969 और 1974 में बागेश्वर से सरस्वती टमटा विधायक रही थी और वे कुमाऊं की पहली महिला विधायक थी। लेकिन अलग राज्य बनने के बाद अब तक किसी भी दल ने यहां महिला प्रत्याशी पर दांव नहीं खेला है। क्या इस बार ये सिलसिला टूटेगा? सुष्मिता थापा, न्यूज़ 18, बागेश्वर। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देहरादून नगर निगम ने 82वां स्थान हासिल किया है, जबकि पिछले साल ये रैंक 124वीं थी। उत्तराखंड में देहरादून नगर निगम पहले स्थान पर रहा है, वहीं रुड़की 101, रुद्रपुर 257, हरिद्वार 285वें स्थान पर रहा है। वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक आने वाले समय में रैंकिंग सुधार के लिए और कार्य किया जाएगा। एग्जैक्टली अंडर 20 रैंक के लिए देखिए हमारे पास अभी 3 ऑप्शन बचे हुए थे। हमें गार्बेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग 3 मिलनी थी, वो अभी नहीं मिली है। उसका अभी परीक्षण किया जाएगा कि कहाँ कमी रह गई है। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुलेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। के साथ उत्तराखंड के किसान भी तीनों कृषि कानूनों को वापस होने के बाद उत्साहित हैं, लेकिन पिछले महीने आई आपदा के बाद से कई किसान परेशान हैं और खेतों में पानी नहीं पहुंचने से किसानों के सामने अब नई समस्या पैदा हो गई है। आपदा से टूटी नहरों ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। पिछली फसल बारिश से बर्बाद हो गई तो अब सिंचाई के लिए खेतों तक पानी नहीं पहुंचने से किसान परेशान हैं। नहरें अब भी ठीक नहीं हो सकी हैं, तो पानी की टंकियां भी खाली हैं। मटर, आलू समेत गेहूं की फसल को पानी की जरूरत पड़ने लगी है, तो पानी नहीं होने से खेती बाड़ी चौपट होने का संकट खड़ा हो गया है। तो ये पानी के बगैर तो फसल की बुआई होती नहीं। पहले भी खराब होगी। पहले भी जब अप्रैल से ये पानी टूटा था, हमारी प्याज बीन जो भी थी तो वो भी चौपट रही। फसल सारी नुकसान हो गया है पानी नहीं आने के चक्कर से, तो सारे खेत सूखे पड़े हैं। तो हम अगर ये सीजन में मटर का काम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? दरअसल अक्टूबर की आपदा में नैनीताल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जिले के बेताल घाट, भीमताल, रामगढ़, ओखलकांडा, कोटाबाग, कालाडूंगी के तराई और पहाड़ी हिस्सों में 54 करोड़ से ज्यादा की नहरें और बाढ़ सुरक्षा का नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ नहरों को जुगाड़ प्रणाली से सिंचाई विभाग ने शुरू जरूर किया है।
40% नहरें अब भी सूखी हैं। हालांकि नहरों से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए अब भी बजट का इंतजार है। अभी भी हमारी लगभग 40% नहरें हैं जिन पर हम पानी नहीं चला पाए हैं। हमें समय पर धन उपलब्ध हो जाता है, जो हमारी मांग है उसके अनुरूप कुछ हमें मिले धन, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि यथाशीघ्र जो जल्दी चलाए जा सकने योग्य नहरें हैं उनको हम चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों की आपदा से बर्बाद खेती से सब्जियों के दाम आसमान पर है। खेतों को अगर पानी समय से नहीं मिला और ये टूटी नहरें ठीक नहीं हो सकी तो अगली फसल का संकट सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि इन किसानों के भरोसे बैठे हर आदमी पर पड़ेगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लखनऊ में 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा